बच्चों आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी या इसी को आप बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वे निरंतर भोज्य पदार्थों का निर्माण करते रहते हैं, और अगर हम अपने संबंधित जीन यानी कि जिस जीन का उत्पाद हमें प्राप्त करना है उसको हम उन जीवों में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो जीन के अनुसार ही वे भी उसी प्रकार के प्रोटीन बनाने लगते हैं जैसा कि आदेश हमारा जीन देता है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों का ज़्यादा मात्रा में या औद्योगिक स्तर पर निर्माण करना और उपयोग करना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे कि बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जैसे मान लीजिए इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई उसका निर्माण करवाना, ठीक है, वृद्धि हार्मोन है उसका निर्माण करवाना, बहुत सारे औद्योगिक उत्पाद जैसे कि अल्कोहल बनाना, सिरका का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक रसायनों का निर्माण करना, ये सारे कार्य हम लोग अपने सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस विधि द्वारा आपके कृषि उत्पाद हैं, जंतुओं का पालन है, खाद्य संसाधन में वृद्धि करना, ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या क्या हैं। तो इसके विकास के लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे कि पहला है आपका जीनी अभियांत्रिकी। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंजीनियर लोग क्या करते हैं कि टूट फूट की मरम्मत करके या ख़राब चीज़ों को वहाँ से हटा करके वहाँ पर नए पदार्थ को जोड़ करके और एक नए तरह का बिल्कुल मॉडल तैयार करके रख देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग जीनी अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी में भी करते हैं। देखिए जीनी अभियांत्रिकी में क्या है कि इसमें क्या करते हैं, जीनी अभियांत्रिकी में पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक द्वारा चुने हुए लक्षण के जीन को किसी उपयोगी जंतु में डाल करके आनुवांशिक रूपांतरित जीव बनाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमको जिस प्रकार का भी पदार्थ तैयार करना है उसको बनाने वाले जीन को निकाल करके हम इन जीवाणुओं में ट्रांसमिट कर देते हैं। यानी कि जीवाणुओं में एक छोटा सा और डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, उसमें हम अपना जीन डाल देंगे तो वह प्लाज्मिड क्या करेगा, उस जीन को लेकर के फिर से जीवाणु के अंदर जाएगा और नए नए पदार्थ बनाने लगेगा जो कि हमने उस जीन के माध्यम से सूचना उसके शरीर में पहुंचाई है। तो इसमें क्या होता है, पुनर्संयोजक डीएनए तकनीक के द्वारा चुने हुए लक्षण के जीन को किसी उपयोगी जंतु में डाल करके आनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी कि जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड जंतु हम लोग बनाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपकी रासायनिक अभियांत्रिकी। इसमें देखिए क्या होता है, इस विधि में पुनर्संयोजित डीएनए के द्वारा टीका यानी कि वैक्सीन, विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयाँ और अनेक प्रकार के एंजाइम्स आदि का निर्माण करवाया जाता है। यानी रासायनिक पदार्थों का निर्माण हम इसके माध्यम से करवाएंगे रासायनिक अभियांत्रिकी द्वारा, और जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स, इन सब का निर्माण करवाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका कि हम लोग जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 4 साधन आपके मुख्य रूप से रखे जाते हैं। जैसे कि पहला है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य होता है, प्रोटीन को गला देना है ना, या प्रोटीन को तोड़ देना। तो इसमें देखिए क्या कार्य कर रहा है, यह कोशिका का विखंडन करेगा। यानी एक कोशिका है उसको हमको खोल करके उसके अंदर के सारे अंगों को निकालना है, तो लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता लेंगे। यह कोशिका का विखंडन करके उसके सभी अंगों को बाहर निकाल लेता है, अलग अलग कर देता है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए निर्बंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जिसे हम कहते हैं निर्बंधन या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यह क्या करता है कि हमको कोशिका को खोलने के बाद जो भी अंगक प्राप्त हुए हैं उनमें से हम डीएनए को अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे, और डीएनए के हम छोटे छोटे भाग करना चाहते हैं, यानी उसके सभी जीनों को हम अलग अलग करना चाहते हैं, तो निर्बंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का सहयोग लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा आपका आ जाता है फास्फेटेज एंजाइम। ठीक है, फास्फेटेज एंजाइम क्या करता है, यह गोलाकार प्लाज्मिड डीएनए से 5th एंड सिरे से एक फास्फेट समूह को हटा देता है ताकि डीएनए फिर से जुड़ करके गोलाकार न हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका जीवाणु है और इस जीवाणु के अंदर ये प्लाज्मिड है। ठीक है, इसके अलावा आपका डीएनए एक और पाया जाता है, उससे मतलब नहीं, यहाँ पे अपने को प्लाज्मिड से मतलब है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर इसको खोल लिया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, और खोलने के बाद जो है ये फिर से गोलाकार ना हो जाए, जुड़ न जाए, इसके लिए इससे हम एक फास्फेट समूह इसके 5th एंड सिरे से निकाल लेते हैं, और जब इसको निकाल लेंगे तो ये इस प्रकार से सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपना जो है एक जीन लेंगे और उस जीन को हमको इसमें जोड़ना है, इसमें इस स्थान पर जोड़ना है। तो इसके लिए हमने इस प्लाज्मिड को खोल लिया है, अब ये फिर से गोल ना हो जाए, इसके लिए हम लोग फास्फेटेज एंजाइम का उपयोग लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो कि चौथा उपकरण है, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इस डीएनए को जो कि हमारा वांछित जीन है इसको हम प्लाज्मिड में जोड़ने का कार्य कर लेंगे।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कि जीनी अभियांत्रिकी में कौन कौन से पद इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला है आपका वांछित जीन को अलग करना, यानी कि जो भी जीन हमें चाहिए है उसे हम किस प्रकार से किसी जंतु से प्राप्त करेंगे। दूसरा है वाहक डीएनए अणु का चयन करना, यानी कि जीवाणु के प्लाज्मिड को निकाल करके बाहर कर लेना। फिर तीसरा आपका पुनर्संयोजित डीएनए अणु को बनाना, यानी कि इस प्लाज्मिड और वांछित जीन को आपस में जोड़ लेना। फिर है पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पूंजीकरण, यानी जो हमने यहाँ पर प्लाज्मिड दोनों को जोड़ करके तैयार किया हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से, उसकी बहुत सारी संख्या बनाना, ये आपका पुनर्संयोजित डीएनए अणु का पूंजीकरण कहलाएगा। ठीक है। तो पहले स्टेप पर हम लोग चलते हैं, वांछित जीन का विलयन करना। तो सबसे पहले हम उपकरण लेंगे अपना लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा हम क्या करेंगे, किसी जंतु की एक कोशिका ले लेंगे, चाहे वो रक्त की कोशिका हो या किसी अन्य भाग की कोशिका है, उसको ले करके उसका विखंडन करेंगे और उसके अंदर जो है फिर अपकेंद्रण विधि करा देंगे। अपकेंद्रण विधि में क्या होता है कि भार के अनुसार सारे अंगक जो है क्रम से बैठ जाते हैं। तो यह एक उपकरण होता है जो बहुत तेज़ी से मिक्सी की तरह चलता है और उसमें हम अपनी कोशिका को डाल करके, यानी कि टूट चुकी कोशिका जो लाइसोजाइम के द्वारा खुल चुकी है, उसको हम इस यंत्र में डाल करके तेज़ी से चला देंगे। तो सारे अंगक अपने अपने भार के क्रम से बैठ जाएंगे और उसमें से फिर हम क्या करेंगे, डीएनए अणु को पृथक कर लेंगे। ठीक है। अब प्राप्त डीएनए अणु के विलोम पदों से प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियर एंजाइम द्वारा तोड़ लेते हैं। अब क्या किया हमने यहाँ पर, अपकेंद्रण विधि द्वारा डीएनए तो प्राप्त कर लिया था। ठीक है। डीएनए प्राप्त करने के बाद इसको क्या करेंगे, डीएनए को हमको जगह जगह से काट लेना है। जैसे मान लीजिए हमारा डीएनए है, इसमें AGC AAA TTT और CGA ये हमारा क्रम है। तो इसमें देखिए यहाँ पर तीन ठो AA हैं और यहाँ पर 3 तो TT हैं। तो यहाँ पर जो है जस्ट एक जैसे TT और AA आ रहे हैं, तो इनके बीच में केवल डबल बॉन्ड होगा, जिसके कारण ये आपस में कमज़ोर हो जाते हैं। इस स्थान पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस स्थान से हम डीएनए को इस प्रकार से तोड़ लेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जगह जगह पर बहुत सारे विलोम पद होते हैं। तो इन विलोम पदों के बीच का जो भाग होता है, ज़्यादातर जीन होते हैं। तो उन्हीं जीनों में से हम सब जीनों को अलग अलग कर लेंगे, विलोम पदों से काट करके, और उसमें से छांट लेंगे कौन सा जीन हमारे काम का है, जो कि हमारे प्रोटीन विशेष प्रकार के बना रहा है। इसी को निकाल करके हम लोग जो है प्लाज्मिड में जोड़ लेंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन करके तैयार हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब डीएनए के टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी विद्युत कण संचलन द्वारा छोटे और बड़े टुकड़ों में पृथक कर लेते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विधि होती है जिसमें अपने डीएनए को डालेंगे और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, विद्युत के तार लगा देंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे, तो आपके बड़े कण यानी कि इस टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाएंगे, बड़े बड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं। फिर चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, डीएनए के खंडों को हल्का ताप देकर द्रवित कर लेते हैं। अभी हमारे ये खंड अलग अलग हो चुके हैं, छोटे बड़े सब अलग हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इनको हमको इनके बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ना। जैसे A आपका डबल बॉन्ड के साथ T से जुड़ा है, C आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ में G से जुड़ा हुआ है, तो ये आपस में बहुत मजबूत बंधों से जुड़े रहते हैं। तो इन बंधों को हमको तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। ताप दे करके गर्म करने से क्या होगा, हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं, अब जो भी उपयोगी जीन है उसे हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कोई भी एंजाइम बनवाना है या कोई भी हार्मोन्स बनवाना है, तो कौन सा जीन कौन सा हार्मोन बनाता है, इसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे कंप्यूटर पर और उसके बाद उस जीन को हम अलग कर लेंगे। ठीक है। तो अब अब क्या करेंगे, उपयोगी जीन को ढूंढना है, इससे संबंधित mRNA का इस पूरे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में डाल देते हैं। अब मान लीजिए हमको जो है उपयोगी जीन को ढूंढना है, तो बहुत सारे हमारे पास डीएनए के खंड पड़े हुए हैं, तो इसमें से हम ढूंढेंगे कैसे, पहले हम एक ऐसा mRNA तैयार कर लेंगे जो जाकर के हमारे वांछित जीन पर ही जुड़े। जो जीन हमको निकालना है उपयोगी जीन, उसी से जाकर के जुड़े। तो सारे डीएनए आपके सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन ये mRNA केवल अपने ही मेन जीन से जाकर के उसको डबल स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है। अब हम सारे जीनों को देख लेंगे, तो उसमें जो भी डबल स्ट्रैंड होगा उसको हम निकाल करके अलग कर लेंगे। जब निकाल लेंगे, बाकी सब हमको सिंगल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, केवल एक जीन हमको डबल स्ट्रैंड दिखाई देगा, जिसमें आपका एक mRNA जुड़ा हुआ है और एक जीन का खंड जुड़ा हुआ है। तो उसको हम निकाल करके बाकी सबको हटा देंगे। फिर देखिए अगले पद में क्या करेंगे, इस डीएनए और आरएनए का जो मिश्रण हमारा बना हुआ है, उसको भी हम क्या करेंगे, बाहर निकाल करके उसके भी खंडों को तोड़ करके उसके हाइड्रोजन बंधों को हटा करके डीएनए को अपना अलग कर लेंगे और आरएनए को अलग कर देंगे। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा क्या करेंगे, फिर से डबल स्ट्रैंड डीएनए तैयार कर लेंगे। जो हमको एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बचा हुआ है, इसी के सामने हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा फिर से एक दूसरा स्ट्रैंड तैयार करवा लेंगे। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कार्य कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। फिर अगले पद में हम देखते हैं वाहक डीएनए अणु का चयन, यानी कि हमने यहाँ पर जीन तो प्राप्त कर लिया है,
अब इस जीन को हमको जो है क्या करना है, आगे कार्य करने के लिए भेजना है। तो हम इसको किस में जोड़ें और किसके माध्यम से इसको हम कार्य करवाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वाहक डीएनए अणु का चुन लेते हैं। तो वाहक डीएनए अणु में स्पेशली जो है आपके, चाहे आपके बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो या आपके वायरस के ये छोटे आकार के आरएनए भी शामिल हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, प्राप्त वांछित जीन को, मतलब जो भी जीन हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है मनुष्य का, उस प्राप्त वांछित जीन को अब एक वाहक डीएनए अणु से वांछित जीन को जल्दी अपने में जोड़ लेने की क्षमता होने वाला होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए हमारा जीवाणु है और इस जीवाणु में ये आपका प्लाज्मिड है। तो इस प्लाज्मिड में क्या क्षमता होनी चाहिए कि आसानी से खुल सकता हो, छोटे आकार का हो, ठीक है। इसमें एक ही जो है खुलने वाला पद हो, एक ही विलोम पद हो, ताकि आसानी से खुल सके और जल्दी से हमारे जीन को अपने में जोड़ सके। ये सारी खूबियाँ एक वांछित डीएनए में होना चाहिए, वाहक डीएनए में, यानी कि ये इसमें जोड़ करके और फिर से हमारे जीन से बहुत सारे प्रोटीन बनाने का कार्य करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो है जीवाणु के प्लाज्मिड को ही चुन लिया जाता है, ठीक। तो ये सारे गुण इसके अंदर होने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, पुनर्संयोजक डीएनए अणु बनाना। अब हम क्या करते हैं, प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियर एंजाइम लेते हैं। उसमें से आप थर्ड प्रकार का लेंगे। थर्ड प्रकार से इससे क्या होता है कि आसानी से ये अच्छी तरह से मजबूती से जुड़ जाता है। प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियर एंजाइम थर्ड के द्वारा प्लाज्मिड के डीएनए अणु को अलग अलग बिंदुओं से खोल लिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर ये डीएनए बना हुआ है, तो इसको हमको खोलना है। तो एक स्टेप इसका छोटा रहेगा और एक भाग इसका यहाँ पीछे रहेगा, ये भाग यहाँ पीछे रहेगा, ये भाग यहाँ पीछे रहेगा, ये वाला भाग आगे रहेगा, यह वाला आगे रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तिरछा तिरछा हम लोग डीएनए को खोल लेंगे। तो इस तरह तिरछा तिरछा खोल लेने से क्या होता है, जो आपका डीएनए यहाँ ने आकर के जुड़ेगा तो आधा आधा जुड़ेगा, आधा आधा जुड़ेगा, तो ये मजबूती से जुड़ जाएंगे। जैसे टाइल्स वगैरह होते हैं, अगर बहुत चिकने एकदम बराबरी के टाइल्स है तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे, लेकिन इनमें ही अगर कोई स्पेशल डिज़ाइन बना करके आप इनको फिट करेंगे तो ये जल्दी अलग नहीं होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, निर्बंधन एंडर न्यूक्लियस थर्ड के द्वारा प्लाज्मिड के डीएनए को भी खोलेंगे और वांछित डीएनए को भी हम खोलेंगे, ताकि ये चिपचिपे हो जाएं, संलाग छोर में बदल जाएं, और फिर इसके बाद इन दोनों को हम आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। अब आगे देखिए, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से अब प्लाज्मिड और वांछित जीन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। डीएनए लाइगेज, अब यहाँ एक नाम आ रहा है आपका, इसको याद रखना पड़ेगा। डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से अब प्लाज्मिड यानी कि जो हमको जीवाणु से प्राप्त हुआ था और वांछित जीन जो हमारे शरीर से प्राप्त हुआ, उन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ते ही आपका क्या बन जाएगा, एक रिकॉम्बिनेंट या पुनर्संयोजित डीएनए अणु बनकर के तैयार हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, एनिलिंग कहते हैं। इस प्रकार रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु को बनकर के तैयार हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु का पूंजीकरण, यानी कि ढेर सारे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तीव्र द्विगुणन करके, यानी कि इसका तीव्र हमको द्विगुणन करना है, ताकि इसकी खूब सारी संख्या हो जाए और ये बहुत सारी प्रतिलिपियाँ बना ले और बहुत सारी प्रोटीन जो भी हमने इसको सूचना आदेश दिया हुआ है वह बना करके तैयार कर दे। तो इसकी पूंजीकरण जो होती है उसे ही हम क्लोनिंग भी कहते हैं, यानी खूब सारे जैसे बना लेना क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ई कोलाई जीवाणु का लिया जाता है, जो हमारी स्वयं की आंतों में ही पाया जाता है। उस ई कोलाई जीवाणु का उपयोग कर लेते हैं और इसको जो है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की विधि से तैयार किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि एक जैसी ही प्रतिलिपियों को एक के पीछे एक तैयार करना, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में इसको तैयार कर लिया जाता है। अब देखिए, पुनर्संयोजक डीएनए अणु को जीवाणु कोशिका में डालने से पहले, अब हमने जो पुनर्संयोजक डीएनए अणु बना तो लिया अपना जीन जोड़ करके, ठीक है ना। अब इसको हमको फिर से जीवाणु कोशिका में डालना है, ताकि जीवाणु अपनी वृद्धि करें और इस गुणसूत्र की वृद्धि करें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, और बहुत सारे इनकी कॉपियाँ बन जाए और हमारा प्रोटीन खूब सारी मात्रा में बनने लगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पुनर्संयोजक डीएनए अणु को जीवाणु कोशिका में डालने से पहले क्या करते हैं, इसमें वर्ण योग्य चिन्हक नामक एक जीन डाल दिया जाता है। यानी कि इस जीन को डालने के साथ साथ एक और हम जीन डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्ण योग्य चिन्हक, ठीक है। इसका कारण क्या है, ताकि यह जीवाणु बाहरी वातावरण से पुनर्संयोजित डीएनए अणु को ग्रहण कर सके तथा एम्पीसीन नामक प्रतिजैविक भी बना सके। कहने का मतलब है कि अगर हम इसमें क्या डाल रहे हैं, वर्ण योग्य चिन्हक नाम का एक जीन डाल रहे हैं, तो यह क्या बना लेगा, एपिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बना लेगा, ठीक है। इसके माध्यम से क्या होगा कि अन्य जीवाणु यहाँ पर पनपने नहीं पाएंगे, जो सिंपल हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले नहीं हैं, वो यहाँ पर नहीं पनप पाएंगे। इस कारण से हम लोग यहाँ पर वर्ण योग्य चिन्हक नामक भी एक जीन डाल देते हैं। यानी यहाँ पर हमने अपना जीन तो डाला ही, जो हमको चाहिए था, जिसकी प्रोटीन हमें चाहिए वह जीन डालेंगे, और एक और जीन कौन सा डाल देंगे,
वर्ण योग्य चिन्हक नामक जीन डाल देंगे, ताकि हमारे केवल वही जीवाणु विकसित हो पाए जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रवेश कराया हुआ है। तो एम्पिसिलिन के द्वारा क्या होगा, अन्य जीवाणु वहाँ पर बढ़ नहीं पाएंगे और इसको हानि नहीं पहुँचाएंगे, यानी वहाँ पर विषैला पदार्थ नहीं बना पाएंगे। इसके बाद जिस जीवाणु कोशिका में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु डालेंगे, उसे कुछ समय के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम आयन में रख देते हैं। यानी भाई कोई भी आपका जो गुण सूत्र है किसी कोशिका में हमको प्रवेश करवाना है तो इतनी आसानी से नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल उपस्थित होती है। तो इस सेल वॉल के अंदर ये घुस सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे आयन में रख देंगे जो धनावेशित हो। तो हम लोग कैल्शियम प्लस आयन की इसके द्रव पदार्थ में रख देते हैं, द्रव में रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे में रखेंगे, फिर गर्म में रखेंगे और फिर ठंडे में रखेंगे। कहने का मतलब है कि इसको हम थोड़ी देर बर्फ़ रखेंगे, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको 42 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे। फिर कुछ देर के लिए फिर से ठंडे में रख देंगे। तो बार बार ठंडा गर्म करने की वजह से इसकी जो सेल वॉल होगी थोड़ी ढीली पड़ जाएगी और इसमें आराम से हमारा ये प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन करके तैयार हो गया है, यानी कि प्लाज्मिड को और हमारे जीन को जोड़ करके जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, यह जीवाणु कोशिका के अंदर ई कोलाई के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अब जैसे मान लीजिए हम इसको नहीं ये कार्य करना चाहते, ताप नहीं देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, एक माइक्रो इंजेक्शन लेंगे, यानी कि बहुत पतला छोटा सा महीन इंजेक्शन लेंगे और उसके माध्यम से किसी कोशिका में प्रवेश करवा देंगे। तो सामान्यतः ऐसा कब होता है, जब हमको पौधे की कोशिकाओं में कोई जीन डालना होता है। तो इस विधि के लिए हम जीन गन का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो माइक्रो इंजेक्शन लेंगे, या तो जीन गन लेंगे, या तो हम ताप विधि द्वारा और कैल्शियम आयन के माध्यम से जो है इनको जीन को प्रवेश करवाने की कोशिश करेंगे। कौन सा जीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जीन। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप पे आते हैं, वांछित जीन के उत्पादन को प्राप्त करना, यानी कि जो जीन हमने अपने शरीर से निकाल करके जीवाणु में पहुंचाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके, उसके उत्पाद को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जिस जीवाणु में वांछित जीन डाली जाती है, उसे अनुकूल वातावरण देने पर उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि आपको दही जमाना है, तो हम लोग थोड़ी सी मात्रा में जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, या कहना चाहिए कि दही का थोड़ा सा भाग जो है थोड़े गुनगुने दूध में डाल देते हैं, तो उसमें ताप भी बढ़िया है और खाने के लिए उसके पास खूब सारा भोजन भी है, तो उसमें आपके खूब सारे जीवाणु बढ़ जाते हैं और दही बन करके बढ़िया तैयार हो जाता है। तो ठीक यही कार्य हम यहाँ पर भी करेंगे कि जिस जीवाणु में हमने वांछित जीन डाली हुई है, उसे क्या करेंगे, अनुकूल वातावरण में, यानी कि सामान्य ताप पर और भोजन जल सब चीज़ की व्यवस्था करके उसको वहाँ पर रख देंगे। तो इनकी संख्या क्या होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और उसमें हमने चूँकि वांछित जीन डाला हुआ है, वांछित जीन का मतलब ऐसा जीन जिसका प्रोटीन हमको चाहिए है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको इंसुलिन हार्मोन चाहिए, तो उसका प्रोटीन, उसका जीन हमने इसमें डाला है, तो उस वांछित जीन में जो है अपनी प्रोटीन बनाना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि हमने अपना जीन इसमें डाला है। तो जैसा आदेश दिया जाएगा वैसा ही बैक्टीरिया प्रोटीन या जो भी सामान है वो तैयार करने लग जाएगा। ठीक है, अब प्रोटीन को अलग करके उसकी जांच कर लेते हैं। अब जो भी हमारा मतलब प्रोटीन बन करके तैयार हो जाएगा, यानी कि जो भी दही जैसा हमारा पदार्थ बन जाएगा, दही का मतलब जो भी उत्पाद हमारा बन करके तैयार हो जाएगा प्रोटीन संबंधी, तो उसको हम निकाल करके जांच कर लेंगे कि कहीं ये दूसरों के लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक परीक्षण कर लिया जाएगा, कई सारे पौधों पर, जंतुओं पर इसका प्रयोग कर लिया जाएगा, और उसके बाद ही इसको अन्य जंतुओं के लिए, यानी कि मानव के लिए उपयोग के लायक बता दिया जाएगा कि यह जो है पदार्थ बन करके तैयार हो गया और इसे जो भी जंतु लेंगे इस रोग से बचे रहेंगे। ठीक है, इस कार्य के लिए मान लीजिए हमको ज़्यादा मात्रा में तैयार करना है, तो एक जैव रिएक्टर होता है, उसमें हम इसको डाल करके तैयार कर सकते हैं। इसमें यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे एक पाइप लगा हुआ है, यहाँ से वायु जाती रहेगी और ये विलोडक टाइप का लगा हुआ चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, इसमें अपने पदार्थ को रख देंगे, जीवाणु सहित जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला जीवाणु है उसको रख देंगे, और ये अपना चलता रहेगा कंटिन्यू। नीचे से हवा जा रही है ऑक्सीजन लेने के लिए, और इसमें जो है आसानी से हमारे जीवाणु की संख्या खूब सारी बढ़ जाएगी और ढेर सारा उत्पाद प्राप्त होगा। अब पूरे देश को पहुंचाना है, विदेशों में भेजना है, सब जगह करना है, ज़्यादा मात्रा में बनाना है, तो तमाम सारी विधियाँ ऐसी अपनाएंगे जिससे हमारे ज़्यादा मात्रा में बन सके पदार्थ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा विलोडक क्या है, मतलब ये हमारा जो जैव रिएक्टर है क्या कर रहा है, ये ऐसे उपकरण हैं जिनकी सहायता से उत्पाद को ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें पोषक पदार्थ तथा पुनर्संयोजित डीएनए अणु वाले जीवाणु को डाल देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हमको जो भी जीव है हमारा
रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया है उसको हम उस पदार्थ में डाल देंगे ताकि वह खा पी कर अपनी खूब संख्या बढ़ा सके और हमारे संबंधित प्रोटीन भी बना सके। ठीक है, जीवाणु को डाल करके क्या करेंगे, खूब सारी ऑक्सीजन पहुंचाते रहेंगे छिद्रयुक्त वातावरण से। तो इससे क्या होगा, औद्योगिक स्तर पर यानी खूब ज़्यादा मात्रा में वह हार्मोन, प्रोटीन, इंसुलिन जो भी हम तैयार कर रहे हैं वो बन करके तैयार हो जाएगी। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बन करके तैयार हो जाएंगी, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये आपकी जैव प्रौद्योगिकी की केवल प्रारंभिक स्थिति है। अब इसका उपयोग क्या है, कहाँ है, पौधों में कैसे उपयोग करते हैं, भोजन किस प्रकार से तैयार करते हैं, ये हम लोग अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।